जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक अकाउंटिंग ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर के बारे में। आप लोगों ने पिछले क्लास में रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के बारे में देखा है। आज हम लोग देखेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर। एज वी ऑल नो दैट डेथ इज़ द हार्डेस्ट रियलिटी ऑफ द लाइफ, और ये एक सबसे कड़वी सच्चाई है। और आइदर इफ़ यू आर ए पार्टनर, इफ़ यू आर नॉट ए पार्टनर of your organization, it is supposed to happen in everyone's life. Whoever is living thing, what is supposed to be mortal at one day. आपको ये ध्यान रखना होगा कि डेथ के केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं पार्टनरशिप में, उस टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि कल के प्रीवियस क्लास में हमने देखा है कि हमने देखा रिटायरमेंट का केस। रिटायरमेंट के केस और डेथ के केस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आपने 12th में पढ़ा होगा रिटायरमेंट और डेथ का केस में ज़्यादा डिफरेंस क्यों नहीं होता, क्योंकि एक पार्टनर जब फर्म से रिटायर करता है तो ऑब्वियसली के बाद उसके लिए फर्म में वर्क करना ख़त्म हो जाता है। फर्म के लिए वो बेसिकली डेथ कर चुका होता है। तो इसलिए रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के केस को हम जब समझने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से हम डेथ ऑफ ए पार्टनर के केस को भी समझ लेते हैं। लेकिन क्या रिटायरमेंट और डेथ में लगभग सिमिलरिटीज़ है? सब कुछ सिमिलर नहीं है। दो मेजर चेंजेस का फ़र्क आता है। मतलब जिन टॉपिक्स को हमने कल देखा था कि पीएसआर चेंज होना यहाँ भी होगा, पीएसआर चेंज होने के बाद क्या गुडविल का ट्रांसफॉर्म होगा, गुडविल का वैल्यूएशन होगा, उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो सब चीज़ें सेम थी। दो एक्स्ट्रा चीज़ें जो हो सकती हैं वो हम आज यहाँ की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक होता है पार्टनर जब डेथ कर जाता है, पार्टनर के डेथ करने के बाद वो सबसे पहला काम, ही इज़ नॉट कैपेबल टू टेक एनीथिंग। वो कैपेबल नहीं होता है, मतलब वो दुनिया में रहा है नहीं, तो वो कुछ अमाउंट ना दे पा रहा है ना ले पा रहा है। तो अब हम इसका क्या करेंगे? और दूसरा क्या है, डेथ इज़ ए अनसर्टेन मैटर। डेथ क्या है? अनसर्टेन है। रिटायरमेंट प्लान हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में। क्या मतलब है? रिटायरमेंट का एक डेथ फिक्स कर सकते हैं कि हम पार्टनरशिप फर्म में तब रिटायर करेंगे जब 31 मार्च आ जाएगा, एंड ऑफ द ईयर के में हम रिटायर करेंगे। हम कभी ये भी कर सकते हैं कि हम रिटायरमेंट 1 जनवरी को करेंगे। ये कोई एक स्पेसिफिक डेट हो सकता है और ये प्लान्ड हो सकता है आपके लिए रिटायरमेंट। लेकिन डेथ के केस में ये अनप्लान्ड है। डेथ कभी भी किसी के साथ अकर हो सकता है। तो अब समझ के चलो, एक ईयर जो है स्टार्ट हो चुका था, कोई पार्टनर वर्क करना शुरू किया और वर्क करते करते 6 महीने की टाइम पे आया। 6 महीने के बाद उसका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद 6 महीने के प्रॉफिट और लॉस के लिए वो लाइबल था, 6 महीने की लाइबिलिटी के लिए भी वो लाइबल था। तो अब उस 6 महीने, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट बना नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट बना नहीं, तो उस प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये दो चीज़ें हम कल देखेंगे आज के टॉपिक में। सबसे पहला चीज़ जो है वो यही है कि इफ़ ए पार्टनर डाइज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, या इसको कह सकते हो बिटवीन द ईयर। तो पार्टनर अगर बीच में डेथ कर जा रहा है या कभी किसी स्पेसिफिक टाइम के स्पेस है, 6 महीने बाद डेथ कर रहा है, क्वेश्चंस में अनप्रैक्टिकल चीज़ें दे सकता है कि 6 महीने 30 जून को डेथ किया, पॉसिबिलिटी है 30 जून को डेथ कर सकता है, हो सकता है वो 15 को भी कर सके, 13 को भी कर सके। तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से सोचना होगा। तो जब कोई पार्टनर बिटवीन द ईयर डेथ करता है तो जो चीज़ें होती हैं ऑटोमेटिक क्या होता है, आपने जाना कि वेन एवर देयर इज ए डेथ ऑफ ए पार्टनर रिटायर, ऑटोमेटिक पार्टनरशिप जो है ना, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखोगे, पार्टनरशिप खत्म डिजॉल्व हो जाती है। यहाँ पे याद रखिएगा, पार्टनरशिप फर्म डिजॉल्व नहीं हो रही है। डिजॉल्व कौन हो रहा है? पार्टनरशिप। मतलब वो 3 लोग जो थे या 4 लोग थे जो लोग पार्टनरशिप चला रहे थे, जैसे ASHI था, ये 4 लोग मिलकर पार्टनरशिप चला रहे थे। इन पार्टनरशिप के चलाने में अब मान के चलो एच का डेथ हो चुका, तो अब ये तीनों के बीच में पार्टनरशिप है, तो ये 4 लोगों की पार्टनरशिप क्या हो गई? ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है। तो इस तरह से पार्टनरशिप फर्म रहता है। फर्म को हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया, अभी इन तीनों के बीच में नया फर्म चलेगा। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि जब ये पार्टनर डेथ कर रहा था तो उस दिन
अब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया, और डिसॉल्व होने के कारण हमें बैलेंस शीट उस दिन रोक देना पड़ेगा। मतलब आज तक जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसका बैलेंस शीट अलग बनेगा, और डेथ के बाद के बैलेंस शीट को हम अलग बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि डेथ के बाद का जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके एसेट्स और लायबिलिटी और उनकी कैपिटल्स होंगे, और डेथ से पहले में जो पार्टनर डिसीज नहीं हुआ था आज तक, जो या आज जो डिजीज हुआ है उस पार्टनर के भी कैपिटल खुलेंगे। तो उस टाइम पे, क्योंकि मान के चलो फॉर एग्जांपल 30 सितंबर को कोई पार्टनर डेथ कर गया, तो 30 सितंबर तक के का हमें क्या चाहिए होगा? बाकी चीज़ें तो आप रिवैल्यूएशन देख रहे हो वैसे ही होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लोगे, कैपिटल को एडजस्ट कर लोगे, लेकिन इस 6 महीने के प्रॉफिट को कैलकुलेट करना एक काम होगा, जो ऑब्वियस ही बात कहाँ चला जाएगा? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा। तो पीएल को एडजस्टमेंट करना हो तो आपके पास, समझ लो, पीएल अकाउंट बना रहे हो डेथ के टाइम पे, आपके पास क्या है? सबसे पहली चीज़ है तो आपको सेल्स के बेसिस पे या दो बेस होता है, या पास्ट ईयर के बेसिस पे, ये दो बेस है पार्टनर्स के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। किस डेट पे? जिस डेट पे पार्टनर डेथ किया उस डेट पे पार्टनर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए दो बेसिस है। मतलब इसी को किताब के ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर के बेसिस पे या ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर। अब कहेगा मान के चलो एक पिछले साल में 30,000 रुपया, 3 लाख रुपए का सेल था हमारे पास, और प्रॉफिट जो है वो हमारा 20% था। तो कितना प्रॉफिट हुआ होगा हमारा पिछले साल? हमारा पिछले साल का प्रॉफिट 60,000 था। फर्म कह रहा है कि इस बेसिस पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो ये 60,000 कितने महीने का प्रॉफिट था? 12 महीने का। तो पर महीने का कितना प्रॉफिट था? 5,000। पार्टनर डेथ कितने महीने में कर रहा है? मान के चलो हमने ले रखा था 30 सितंबर को, तो मार्च से ईयर स्टार्ट हो रहा था 6 महीने का, तो 6/5 द 30,000 जो है वो हमारा प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, ये 30,000 जो प्रॉफिट हुआ है वो फॉर द पीरियड ऑफ दैट टाइम है व्हेन दैट पार्टनर इज आल्सो वर्किंग बिफोर हिज डेथ, and that is the 30,000 is not the profit for him, 30,000 is the profit for firm। ये फर्म का प्रॉफिट है 30,000, और इस 30,000 के प्रॉफिट में अब उस पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके ओल्ड पीएसआर में इस प्रॉफिट को बांट देंगे। अब ओल्ड पीएसआर में इस प्रॉफिट को बांट दिया हमने, तो उसका कैपिटल, उसका प्रॉफिट निकल गया, और उसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद हम क्या एंट्री करेंगे? हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसके कैपिटल को ट्रांसफर, या करंट अकाउंट में उसके कैपिटल को ट्रांसफर करें। कोशिश कीजिएगा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कि अल्टीमेटली डेथ के बाद उसका करंट अकाउंट बंद कर देना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा, ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। कभी कभी ये कहेगा टर्नओवर के बेसिस पे नहीं निकालेंगे, पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे प्रॉफिट पे निकालेंगे, तो वो दिखा रहेगा 3 साल का प्रॉफिट मान के चलो 3 लाख आ गया, 4 लाख हो गया, और मान के चलो आपके पास 2 लाख रुपये। 3 साल का प्रॉफिट क्या हो गया? 9 लाख रुपीस डिवाइड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट पर ईयर कितना हो गया? एवरेज प्रॉफिट पर ईयर हो गया आपके पास 3 लाख रुपीस का। तो 3 लाख रुपीस का एवरेज प्रॉफिट हुआ, और इस साल का भी हम ये मान के चलेंगे 3 लाख रुपीस ही होगा, और डिवाइड कर लेंगे 12 से, मल्टीप्लाइड कर लेंगे हम जितने महीने वो जिंदा रहा, और उसके बाद उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, ओल्ड रेशियो से हम उसको डिवाइड करके उसका प्रॉफिट निकाल लेंगे। कभी भी क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करने के लिए कह सकता है कि वी एक्सपेक्टेड 10% इंक्रीज इनटू द सेल्स वॉल्यूम, वी एक्सपेक्टेड 20% decrease into the sales volume, we expected 20% increase into the profit, we expected decrease into the profit। तो अब इसमें कुछ नहीं करना, मान के चलो 30% का इंक्रीज कर रहा है, तो जो पिछले साल का सेल था, सेल प्लस जो 30% इंक्रीज किया उसका सेल निकाल लिए, फिर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ भी कहेगा अगर कि हमको 30% के एवरेज प्रॉफिट में इंक्रीज का चांस लग रहा है, तो एवरेज प्रॉफिट 3 लाख है का 30% इंक्रीज कर लेंगे तो हो जाएगा कितना? 90,000। तो 3,90,000 मेरा प्रॉफिट होगा। फिर इसको डिवाइड कर लेंगे जितने टाइम वो जिंदा रहा, फिर उसको डिवाइड कर लेंगे उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो उसका शेयर निकल जाएगा। ये दो मेथड से हमें कैलकुलेट करना होता है। जर्नल एंट्री में आपको बता दिया। इस एक टॉपिक के बाद और आपके पास जो एक छोटा सा टॉपिक रहता है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बंद कैसे करेंगे। तो जब रिटायरमेंट के टाइम पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आप बनाइएगा, तो कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम पे अब ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन रहा है, ठीक है। मान के चलता हूँ मैं 3 पार्टनर थे, 1
3 पार्टनर थे और ये मान के चलो एक्स वाई जेड एक्स, CUT में फॉर्मेट्स की ज़रूरत नहीं, फिर मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ। इसका ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद बाकी चीज़ें जितने भी रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट हुए हैं वो लिखा हुआ, रिजर्व का अमाउंट लिखा हुआ है। और अब आप इसको क्लोज कर रहे हो, एडजस्टमेंट वगैरह है सब करने के बाद जब आप क्लोज करोगे, मान के चलो वाई डिसीज्ड हो रहा है, तो अब वाई का कैपिटल याद रखोगे, इफ दिस पार्टनर इज डिसीज्ड पार्टनर, जिस जो मर रहा है उसको हम डिसीज्ड पार्टनर के सेंस में कहते हैं। अगर ये पार्टनर डिसीज्ड पार्टनर है तो अब इसका कैपिटल वो नहीं ले पाएगा। यहीं पे थोड़ा सा टेक्निकलिटीज आ जाती है, क्योंकि वो पार्टनर तो अब डेथ कर चुका है, तो उस पार्टनर के कैपिटल को कौन ले जाएगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो हम लिखेंगे वो बाकी पार्टनर्स का तो लिखा जाएगा, मान के चलो 2 बैलेंस CD, और इसका जो पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर, अगर उसको कैपिटल ले जाना है, अगर कभी ना कभी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में लिखेंगे हम। दोनों केस में हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट मतलब अब जो पार्टनर डेथ किया है उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इस अमाउंट को ले जाएंगे। अब 2-3 चीज़ें यहाँ पे और याद रख लेना कि जब पार्टनर डेथ कर रहा है उसके पीछे ऑप्शंस क्या थे। या तो मान के चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50,000 रुपीज़ उसका अमाउंट देना था, तो 50,000 में क्वेश्चन कभी कभी कहेगा कि 10,000 हम एट दैट मोमेंट दे दिए उसको, ताकि लास्ट रिचुअल सम उसका पूरा कर सकें। तो 10,000 हम दे दिए तो हम इस 10,000 को यहाँ पे घटा देंगे। कभी कभी क्वेश्चन कहेगा तुमसे कि वो 10,000 प्राइवेटली किसी पार्टनर ने दिया तो हम नहीं घटाएंगे। तो अगर ऑफिशियली किसी तरह से दिया गया है तो वो यहाँ पे हम उसके कैपिटल से घटा देंगे। जो रिमेनिंग बचेगा वो किसमें, डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में कहेंगे। फिर वो कहेगा कि इसको हम 6% की इंटरेस्ट से अगले 3 महीने में देंगे, या फिर कहेगा वो लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो एक एंट्री तो आपकी क्या होगी, 2 जनरल एंट्रीज यहाँ पे ध्यान देना है। पहला क्या होगा, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। कैपिटल और करंट अकाउंट को टोटल करने के बाद डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टोटल अमाउंट से जो बैलेंसिंग फिगर आया, टू डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। इस एंट्री के बाद याद रखिएगा, अब इस पार्टनर का फॉर एग्जांपल एक्स डेथ किया था, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। इस एंट्री होने के बाद अब किसी भी एंट्री में एक्स का नाम नहीं आएगा, वो एग्जीक्यूटर बनकर का नाम आएगा, क्योंकि एक्स दुनिया से नहीं रहा है, या दुनिया में अब नहीं रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अगला लेजर जो बनेगा एक्स का एग्जीक्यूटर बनेगा। अब मान के चलो फिर कहता है कि एक्स ने कहा कि एक्स के एग्जीक्यूटर ने भी पैसा पूरा नहीं लिया है या हम उसको नहीं दे पाए हैं, तो एक्स के एग्जीक्यूटर को अमाउंट को हम लोन में ट्रांसफर कर देंगे। क्या एंट्री करेंगे उसके लिए, हम एक्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू एक्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, या एक्स लोन अकाउंट, या एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। अब उसको हम लोन में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद कभी कभी तुमसे पूछता है कि लोन अकाउंट का बैलेंस 3 साल के बाद कितना होगा, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट बना दिया। मान के चलो यहाँ पे एक्स था, तो एक्स के लोन अकाउंट को हमने बना दिया यहाँ पे एक्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट हमने बना दिया, पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक, अब क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस अब यहाँ पे पहला क्या आ जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट। ये पैसा कहाँ से आ रहा है, एक्स के कैपिटल। फॉर एग्जांपल 30,000 हमने एक्स के कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया। अब ईयर के डेट का भी कॉलम मान के चलो यहाँ रख सकते हैं, तो फर्स्ट ईयर में ये हो गया। उसके बाद बैलेंस आ जाएगा। अब कहेगा कि 10,000 हमने प्रोवाइड कर दिया, तो 10,000 यहाँ लिख दिया हमने। ये बचा कितना, 20,000। अगले साल ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया इसका, इसके साल अगले ओपनिंग बैलेंस आ गया आपके पास 20,000। अब कहेगा इसमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो हम इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। फॉर एग्जांपल 5,000 इंटरेस्ट आ गया। अब फिर इसमें से 10,000 कर दिया, तो यहाँ पे फिर कर देंगे हम टू कैश 10,000। फिर बैलेंस बचेगा आपके पास कितना, 15,000। ये तो बैलेंस था। तो इस तरह से आपको ट्रांसफर करते चले जाना है एक लेजर में। क्योंकि CUT में कोई क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको लेजर बनाने नहीं कहे, वो कह देगा टेल मी द बैलेंस ऑफ एग्जीक्यूटर्स लोन अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। तो इस टाइम पे आपको जो प्रॉब्लम होगा वो आपको एक तो कैलकुलेट करके ओपनिंग बैलेंस ये कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद हर साल जितने, उसने कहा कि हम 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना कहे थे। मैं एक एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 30,000 देना था या 50,000 देना था एक्स के एग्जीक्यूटर को, ठीक है। उन्होंने कहा हम 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, आपको 5 साल के ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, और हर ईयरली इंस्टॉलमेंट पे के बाद हम आपको क्या करेंगे, 10% का इंटरेस्ट देंगे।
तो 10% का इंटरेस्ट देंगे। आप पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि थर्ड ईयर के बाद, आफ्टर थर्ड ईयर पेमेंट, व्हाट इज द अमाउंट ड्यूज, कितना अमाउंट देना है। तो या तो आप इसको लेजर बना के कैलकुलेट कर लोगे, या फिर आपको क्या करना होगा, आप नॉर्मल भी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 देना था पर ईयर, 5 ईयर में, तो पर ईयर का कितना हो गया 10,000। तो पहले साल आप देखो, पहले साल 50,000 था, अगर आपके पास इसको 10% इंटरेस्ट देना, मान के चलो 50,000 में से आपने 10,000 रुपीज़ पहले ही दे दिया, तो 50,000 में से आपने क्या किया है, देख लो 50,000 में से आपने मान के चलो 10,000 दे दिया, कितना बचा 40,000। 40,000 रुपीज़ ये ओपनिंग में दे दिया हमने, बैलेंस होने के बाद तुरंत कैलकुलेट किया और कुछ पैसे दे दिए। अब ये 40,000 बचा, अब इस 40,000 को हमें देना है आपके पास जाकर, मान के चलो इसको 60 कर देते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। ये 60,000 था, 60,000 दिया हमने, 10 दिया, अब बचा 50। 50 को हमने 5 भाग में बांटा, 10,000 पर मंथ, पर ईयर देना था हमें। अब 50,000 पे इंटरेस्ट था, तो इसका 5,000 इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करेंगे अमाउंट देने से पहले, सिर्फ वो अमाउंट पहले घटा देते हैं जो इनिशियल टाइम पे कर दिया था पार्टनर्स ने उसको। तो अब ये 50,000 हो गया। अब इस 50,000 प्लस 5,000 55,000 हुआ। 55,000 में से कितना, मान के चलो कहते हैं इंटरेस्ट हमेशा हम कैश में दे देते हैं या इंटरेस्ट नहीं देते, वो क्वेश्चन पे डिपेंड कर। अगर इंटरेस्ट नहीं दे रहा है और हर साल वो 10,000 दे रहा है, तो 10,000 फिर दिया, कितना बच गया इसमें 45,000। तो एट द एंड ईयर ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना उसके पास बैलेंस है, उसको 45,000। 45,000 कैसे आ रहा है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। एक इंस्टॉलमेंट दिया, बचा 4 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट पर इंस्टॉलमेंट 10,000 का, 40,000 ये, और एक 5,000 इंटरेस्ट का। नेक्स्ट ईयर जो क्या करोगे, नेक्स्ट ईयर पे 45,000 का इंटरेस्ट लगाएंगे, तो 4,500, तो कितना हो जाएगा 49,500, इसमें से 10,000 दे देगा आपको, तो बचेगा 39,500। इस तरह से आप कैलकुलेट करते जाइएगा तो आप निकाल सकते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना बैलेंस होगा। इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। तो इस तरह से पार्टनरशिप के डेथ के टॉपिक को हमने आज डिस्कस किया। डेथ के टॉपिक में 80% सिलेबस, 80% काम वही होता है जो पार्टनर्स के रिटायरमेंट के टॉपिक में हमने देखा। अभी सिर्फ डेथ में 2 चीज़ें होती हैं, अगर पार्टनर डेथ बीच में हो जाता है तो क्या होगा, वो पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट करते हैं डेथ के टाइम पे, प्रॉफिट को कैलकुलेट होना, प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे हम, और उसके बाद जितने टाइम का प्रॉफिट था ओल्ड रेशियो में सब पार्टनर को बांट देंगे, पीएल एडजस्टमेंट के थ्रू ट्रांसफर कर देते हैं। और फिर दूसरा हमने देखा कि ओल्ड पार्टनर का जो अमाउंट आता है कैपिटल का, या तो डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को ला कर देना होगा, या डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर उस पैसे को ले जा सकता है। अगर हमने लमसम पे कर दिया है तो एक ही एंट्री में खत्म कर देंगे पेमेंट करके। और अगर यहाँ पे पेमेंट में भी ध्यान रखेगा, पेमेंट की एंट्री ये नहीं कीजिएगा कि डायरेक्ट टू कैश करके खत्म कर दे। पेमेंट के टाइम पे क्योंकि डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश कीजिएगा तो थोड़ा सा एक लीगल प्रॉब्लम हो सके, क्योंकि डिसीज पार्टनर तो लेने के लिए नहीं आएगा। तो आपको पहले डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, फिर डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट करके खत्म करना होगा। तो वो पेमेंट कर दिया हमने। दूसरा हमने देख लिया कि पार्टनरशिप के इस पेमेंट के बाद अब जो पार्टनरशिप की नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें वही लोग बचेंगे जो लोग पार्टनर्स में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पे तुम्हें अभी नहीं है, हो सकता है फिर उसी दिन किसी नए पार्टनर को एडमिट कर लें, तो फिर एडमिशन के टॉपिक्स को भी उसी में इंक्लूड कर देंगे। तो अगला फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। इस तरह से न्यू बैलेंस शीट में जो चीज़ें होंगी वो किस बेसिस पे होंगी, न्यू बैलेंस शीट में जो रीअवैल्यूएट एसेट्स है, रीअसेसमेंट जो किया हुआ है उसके मतलब रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट लेंगे हम, और साथ साथ बाकी चीज़ों के इम्पैक्ट लेके नई बैलेंस शीट को बनाएंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर से डिसीज पार्टनर को हटाकर। हाँ, डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर का कुछ पैसा बचा होगा वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में एज ए लोन इम्पैक्ट करता रहेगा। तो इस तरह से पार्टनरशिप के एडमिशन और रिटायरमेंट के टॉपिक को हमने देखा। पार्टनरशिप लगभग यहाँ पे अब पार्टनरशिप के जो बेसिक टॉपिक्स हुआ करते थे, फंडामेंटल हमने डिस्कस कर लिया, हमने चेंज इन पीएसआर डिस्कस कर लिया, हमने गुडविल का वैल्यूएशन डिस्कस कर लिया, एडमिशन डिस्कस कर लिया, रिटायरमेंट डिस्कस कर लिया,
डेथ डिस्कस कर लिया। अब पार्टनरशिप के एक टॉपिक बचा है जिसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब फर्म को बंद करना है। अगर मान के चलो समय ऐसा आया कि कुछ तो उसके थ्योरी पार्ट में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि फर्म में इंसॉल्वेंट हो गया, सारे पार्टनर जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, कोई एक पार्टनर बचा, क्योंकि मिनिमम पार्टनर 2 होगा, तो एक पार्टनर बच जाए भी अगर, तो फिर वो पार्टनरशिप फर्म ना होकर सोल प्रोप्राइटर में कन्वर्ट कर सकता है बिजनेस को, या फर्म को डिसॉल्व करना मजबूरी हो जाएगी, तो या डिसोल्यूशन एट विल होगा। तो नेक्स्ट डिसोल्यूशन के केस को हम डिस्कस करेंगे। तो अब पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के बाद हम 2 क्लासेस में पार्टनरशिप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो सीयूटी में आ सकते हैं। तो पार्टनरशिप के सारे टॉपिक्स के बाद फिर हम चलेंगे आपकी जो सेकंड बुक्स है, जिसमें रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम, या इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में देखेंगे। तो अभी आपको यहाँ पे यही देखना है कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप पार्टनरशिप को रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में डिसोल्यूशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।